नमस्कार। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह की कविता बनारस। यह कविता 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से ली गई है। इस कविता की पूरी व्याख्या हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कवि केदारनाथ सिंह के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में सन 1934 में हुआ। यह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। इनकी कविताओं में अधिकतर मुक्तक छंद का प्रयोग है तथा शिल्प की दृष्टि से सहजता और अपनापन अनायास से दृष्टिगोचर होता है। इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करूं तो उनमें शामिल है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर आदि। इस अंक में हम बनारस कविता पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस का बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। आस्था और विश्वास का प्रतीक पौराणिक शहर बनारस न सिर्फ अध्यात्म से अपितु मोक्ष की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने कवि का परिचय जान लिया, कविता की भूमिका जान ली, तो चलिए अब हम इस कविता की विस्तृत व्याख्या जानते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडीही की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। इसके माध्यम से केदारनाथ सिंह ने बहुत ही सूक्ष्मता से प्राचीनतम शहर बनारस का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि प्राचीन शहर बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है, बिना किसी पूर्व सूचना के। और जब वसंत आता है तो लहर तारा और मडुवाडीही की तरफ से धूल का बवंडर उठता है, जिससे पूरा शहर धूल से भर जाता है और यहाँ रहने वाले लोगों को धूल की किरकिराहट महसूस होने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब वसंत का आगमन होता है तो जो भी चीजें सुप्त अवस्था में हैं वो जागृता अवस्था में हो जाती हैं, अर्थात जो है और जिनमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती वह भी अंकुरित होने लगती हैं। प्राचीनतम शहर बनारस के दशाश्वमेध घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति घाट के कठोर पत्थरों को मुलायम होता हुआ महसूस करने लगता है, अर्थात श्रद्धालुओं के आने जाने से, हलचल होने से घाट के पत्थर तक अपनी कठोरता का त्याग कर देते हैं, अपनी कठोरता को छोड़ देते हैं। घाट पर दिखने वाले जो बंदर हैं, उन बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी दिखाई पड़ती है और उन्हीं घाटों पर बैठे भिखारियों के कटोरों का खालीपन और सूनापन भी खत्म होने लगता है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि बनारस शहर में जब श्रद्धालु भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर आते हैं तो ये शहर भरने लगता है, और भरने से पहले ये शहर खुलता है लोगों के प्रवेश के लिए। ये शहर खुलता है वसंत के आगमन के साथ ही। लोग जब इस शहर में आते हैं तो ये शहर भरने लगता है और ये शहर खाली भी होता है। खाली कैसे होता है? जब मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए लोग उन्हें बनारस शहर में मोक्ष की अवधारणा से परिपूर्ण होकर लाते हैं और दाह संस्कार के बाद उनसे ये शहर खाली होने लगता है। मृतकों के शवों को गंगा के घाट की तरफ अंतिम संस्कार के लिए रोजाना कंधों पर ले जाया जाता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बनारस शहर की खास विशेषता की ओर संकेत करता है और कहता है कि यहाँ सारे कार्य एक रो में होता है। कार्यों की गति एक सी होती है और वो गति है धीमी गति।
यहाँ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, मंदिरों में बजने वाले घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, और यहाँ तक कि शाम भी धीरे धीरे होती है। और ये धीरे धीरे होने का जो सामूहिक लय है, इस सामूहिक लय ने बहुत ही दृढ़ता से बनारस शहर को बांधे हुए है। और इस बंधन की वजह से बनारस शहर में जो चीज जहां नियत है, उसी नियत स्थान पर रखी हुई है। वहां से कुछ ना गिरता है, ना कुछ हिलता है, सब अपने नियत स्थान पर ज्यों की त्यों बरकरार है। कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ। सैकड़ों बरस से कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। कवि कहता है कि यहाँ सभी वस्तुएं अपनी निश्चित और नियत स्थान पर रखी हुई हैं, कि गंगा का जो स्थान है वो भी निश्चित है, नाव भी वहीं बंधी है, और सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं रखी गई है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर बनारस शहर को देखना है तो बिना किसी पूर्व सूचना के शहर में प्रवेश किया जाए तो इसके अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। ये शहर आरती के आलोक में अद्भुत लगता है, इसकी बनावट अद्भुत है। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि यह शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में है। अर्थात कहीं जल में स्नान करते हुए श्रद्धालु दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं मंत्रोच्चार करते हुए सुनाई पड़ते हैं, कुछ पुष्प अर्पित करते हुए तो कुछ शवों को बहाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आस्था और विश्वास में सराबोर होता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण श्रद्धालु एक तरफ जहां भक्ति में दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ आने वाले आधे लोग नींद में हैं, अर्थात कवि का इशारा मृत व्यक्तियों की तरफ है। इस तरह कवि कहता है कि ये शहर आधा आधा में बटा हुआ है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि बनारस शहर जो आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है, इस प्राचीनतम शहर बनारस में जो जीवित है वो बिना किसी स्तंभ के खड़ा है, और जो नहीं है उसे राख के, रोशनी के, आग, पानी और धुएं के, खुशबू के स्तंभों ने थामा हुआ है। ईश्वर को अर्थ देते हुए जो हाथ उठते हैं, उन उठे हुए हाथों के स्तंभों ने भी इन्हें थामा हुआ है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि ये पूरा बनारस शहर किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देता हुआ दिखाई पड़ता है, और सैकड़ों वर्षों से इसी तरह गंगा के जल में खड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शहर अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। वर्षों से बनारस शहर आस्था और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है, और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना निरंतर लगा रहता है। भले ही इस शहर में आधुनिकता का प्रवेश हो रहा है, लेकिन प्राचीनता वैसी ही बरकरार है, और नवीनता के आगमन के बावजूद, उसके प्रवेश के बावजूद, बनारस शहर की जो प्राचीनतम भक्ति भाव और विश्वास और आस्था जो जुड़ी हुई है इस शहर से, वो वैसी की वैसी बरकरार है। तो ये तो रही आपकी व्याख्या। इस व्याख्या के बाद आपको मैं बताती हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में इससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में 6 अंक निर्धारित किए गए हैं व्याख्या के लिए, और इस 6 अंक का भी अंक विभाजन किया गया है। तो अंक विभाजन की दृष्टि से जब व्याख्या आपको आएगी, चूंकि ये बहुत लंबी कविता है, तो इस कविता की 6, 7, 8 पंक्तियां आपको व्याख्या के लिए आएंगी। और व्याख्या करते समय सबसे पहले तो आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिखने के बाद व्याख्या करेंगे जो व्याख्या मैंने बताई है, और उसके बाद आप
काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य जमा शिल्प सौंदर्य से मिलकर बनता है। भाव सौंदर्य में तो आप कविता के अंदर जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों में जो भाव निहित है वो भाव एक दो पंक्तियों में लिख देंगे। लेकिन शिल्प सौंदर्य में आपके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं कि पूरी कविता में से जो भी पंक्तियां दी जाए उसके शिल्प सौंदर्य में ये पॉइंट्स आप जरूर लिख देंगे। सामान्य शब्दावली का प्रयोग से गहन विचारों की स्थापना की गई है। कविता का शिल्प विवरणात्मक है। सरल और सहज शब्दों का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा की संरचना सरल है लेकिन अर्थ गंभीर है। चित्रात्मक शैली में कवि ने बनारस शहर का सरस चित्र उकेरा है। ये तो आप उसमें लिख देंगे। और अब बारी आती है अलंकारों की। अलंकार पूरी कविता में जितने भी अलंकार आए हैं सबको मैंने एक साथ दे दिया है। आपको व्याख्या के लिए जो पंक्तियां दी जाएंगी उनमें जो अलंकार आते हैं इनमें से उन्हीं अलंकारों को आप लिखेंगे। जैसे बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है। ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घाट के पत्थरों में मानवीकरण अलंकार है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बांधे हैं समूचे शहर को में मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से आप व्याख्या करेंगे और व्याख्या अगर आप बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे आपको समझ आ जाएगी तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी आप योग्य हो जाएंगे। मुझे लगता है, उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।